सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री का सागर भाई सागर बरजातिया। और ये मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पार्ट 2 ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बच्चों, स्टेट्स ऑफ मैटर में अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा कि बॉयल्स लॉ का क्या होता है। क्या होता है बताओ बॉयल्स लॉ भाई? हैं? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट द कांस्टेंट नंबर ऑफ गैसियस मोल्स एज वेल एज एट कांस्टेंट टेंपरेचर। फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, ग्राफ्स देखे थे, एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे उसके, रीजनिंग बेस्ड। अब बॉयल्स लॉ का दो चार आगे और लॉज होते हैं जो हमें ले चलेंगे हमारी आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ, दैट इज P इज इक्वल टू nRT। लेकिन उसके लिए हम लोगों को पहले ये लॉज पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें आपका सबसे पहले लॉ आ रहा है, वो है चार्ल्स लॉ। कौन? चार्ल्स। तो चार्ल्स ने हमें क्या बताया, आइए इसको समझते हैं। चार्ल्स कहता है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखो, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स को कांस्टेंट रखो। इन दोनों को कांस्टेंट करने के बाद तुम मेरे पास मेरी एक बात सुनो। उसने कहा कि एक वॉल्यूम अगर तुम लेट करते हो एट एट एनी टेम्परेचर, तो वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है? वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है? किस फैक्टर से? 1/273 के फैक्टर से, when compared to its original volume for every rise or fall in डिग्री सेल्सियस। तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, Vd इज इक्वल टू V नॉट। अभी हमने यहाँ पे प्लस लगाया, नेगेटिव भी हो सकता है अगर तुम्हारा टेम्परेचर नेगेटिव में है तो। उसके बाद V नॉट अपॉन 273 इंटू टी। आइए एक बार इसका स्टेटमेंट देखिए, वो भी यही कह रहा है कि प्रेशर रिमेनिंग द कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल इन टेम्परेचर। अब जब तुम लोगों ने यहाँ से V नॉट को कॉमन ले लिया तो 273 प्लस टी अपॉन 273 बचा। अच्छा, जब भी ये हम स्मॉल टी लिखते हैं तो स्मॉल टी का मतलब है बेटा डिग्री सेंटीग्रेड वाला, ठीक है। अब अगर मैं इस टी की जगह यहाँ पे -273 रख दूं डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वॉल्यूम 0 आ जाएगा। तो चार्ल्स लॉ के हिसाब से -273 डिग्री सेल्सियस एक लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जहां पर गैस एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इस टेम्परेचर से अचीव करने से पहले ही गैस अपना फेज बदल चुकी होगी लिक्विड या सॉलिड फेज के लिए। सो वॉल्यूम एट 273 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज बिकमिंग 0, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, जो कभी मुमकिन नहीं है। इसलिए गैस गैस नहीं रहेगी, वो अपना फेज चेंज कर चुकी होगी सॉलिड या लिक्विड में। यानी कि आप उसको कंप्रेस कर दें इतने वॉल्यूम तक, इतने टेम्परेचर तक, वो मुमकिन नहीं है। सो दिस implies that a gas at -273 degree Celsius will have a zero or no volume, that is, it will cease to exist. Below this temperature, the volume will be negative, which is meaningless. Practically all gases liquefy before this temperature is reached. तो जैसे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये तो हमें दिखाई दे रहा है इस फॉर्मूले से कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, और ये जो इंटरसेप्ट लिया ये हमने V नॉट के लिए ले लिया, ये V नॉट y इज इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से, ये y एक्सिस, ये c है, ये mx है। तो बच्चों, अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दें, मतलब एक्सटेंड कर दें पीछे की तरफ, ये एक्सटेंड थोड़ा बेकार हो गया, अच्छे से दिखाते हैं। ये मान लीजिए मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड किया, तो ये जो टेम्परेचर है ये आपका -273 डिग्री सेल्सियस आता है। लेकिन दिक्कत ये है कि -273 डिग्री सेल्सियस चार्ल्स लॉ के हिसाब से एकदम बेकार टेम्परेचर है, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस 0 हो रही है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स द गैस विल सीज टू एग्जिस्ट एंड यू कैन से दैट द गैस
will change its phase to either liquid or solid. यहाँ पर जो हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये इसको एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 273 प्लस टी अपॉन 273। बच्चों एक बात बताओ, जब हम लोग किसी भी डिग्री सेल्सियस वाली चीज में अगर 273 का एडिशन कर देते हैं तो वो चीज केल्विन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं 273 प्लस स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। क्या कह रहा हूं मैं? 273 प्लस स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, और ये जो कैपिटल टी है ये केल्विन वाला है, जो छोटा टी था वो डिग्री सेल्सियस वाला है। अच्छा, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस विल रिमेन कांस्टेंट और 273 भी कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ से Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन आ रहा है। तो ये एडवांस फॉर्म था चार्ल्स लॉ का कि इस फॉर्मूले के हिसाब से 273 प्लस टी इज इक्वल टू टी इन केल्विन रखा, V नॉट अपॉन 273 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया। T कौन सा? केल्विन वाला। तो ले देकर आप ये चार्ल्स लॉ का एडवांस फॉर्म लिख सकते हैं पेपर में अपने कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to its temperature in degree Kelvin. तो V is directly proportional to T, proportionality साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा, तो V is equal to KT, या ये कह सकते हो V upon T is equal to K। अब जैसे हम लोगों ने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था कि P1 V1 is equal to K, और इस K की जगह हम लोगों ने रख दिया था P2 V2। चार्ल्स लॉ में K की जगह हम क्या लिख सकते हैं? V2 upon T2। जैसे बॉयल्स लॉ में कुछ ग्राफ्स पढ़े थे, यहाँ पे भी हम लोग चार्ल्स लॉ में ग्राफ पढ़ते हैं, जैसे V वर्सेस T, तो V वर्सेस T देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो बच्चों ये ग्राफ आएगा, लेकिन ये याद रखना प्रेशर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। अब जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं? आइसोबार्स। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। और बॉयल्स लॉ में क्या पढ़े थे? आइसोथर्म्स। अब मान लो वॉल्यूम वर्सेस 1 बाय टेम्परेचर, इस पे ग्राफ बनाना हो तो क्या करेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। V बाई टी, तो देखो यार V बाई टी तुम्हारा कांस्टेंट है, तो जैसे हम लोगों ने बॉयल्स लॉ में PV का कर्व बनाया था, वैसे V बाई टी का कर्व यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। लॉग V वर्सेस लॉग टी, बच्चे लॉग देखकर बड़ा डर जाते हैं, डरने की बात नहीं है। आओ यहाँ पे जरा कोपचे में समझ लो एक बार एक चीज कि यहाँ पे तुम लोगों को दिखाई दे रहा है V इज इक्वल टू के टी, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लॉग V इज इक्वल टू लॉग के माइनस लॉग प्लस लॉग टी। तो हमें लॉग V वर्सेस लॉग टी का कर्व बनाना है, तो आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी है, तो कर्व ऐसे बन जाएगा जिसमें ये आपका लॉग के हो जाएगा। सिंपल सीधी बात है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने चार्ल्स लॉ पे पढ़ा, और चार्ल्स लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट नेक्स्ट पार्ट में एक वीडियो निकालेंगे जिसमें हम लोग चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इन पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू एनसीईआरटी। On a ship sailing in a Pacific Ocean where temperature is 23.4 डिग्री सेल्सियस, तो ठीक है, फटाफट नोट कर लो कि ये तुम्हारा T1 है 23.4 डिग्री सेल्सियस। और देखो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में डिग्री सेल्सियस में कोई भी लेना देना नहीं है, तो तुरंत इसको पहले 273 में कन्वर्ट कर लो, तो जो आएगा वो केल्विन में आएगा। अब बैलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर, ओके, तो ये आपका वॉल्यूम जो हो गया वो 2 लीटर हो गया। What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean? अबे कहाँ जबरदस्ती भगा रहा है तुम लोगों को पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो V2 आपसे पूछ रहा है, T2 क्या है 26.1 प्लस 273, एकदम फटीचर क्वेश्चन है। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। लेकिन यार बेसिक लेवल पे जानते हो कभी कभार स्कूल में 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, बच्चा इसी में घुस जाता है कभी कभार लुल एकदम।
वो सोच रहा है हमको पैसिफिक इंडियन ओशन में काहे घुमा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? पक्का ना? चार्ल्स लॉ का ये न्यूमेरिकल, ये चार्ल्स लॉ के ये 3-4 ग्राफ, चार्ल्स लॉ का ये एडवांस फॉर्मूला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स लॉ का ये वाला फॉर्मूला। एनसीईआरटी में बेटा क्वेश्चन है कि चार्ल्स लॉ के हिसाब से -273 डिग्री सेल्सियस इज अ लोएस्ट टेम्परेचर व्हिच इट कैन एग्जिस्ट, या 0 केल्विन या एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है 0 केल्विन, वो चार्ल्स लॉ के हिसाब से एकदम एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसा क्यों? तो उसका रीजन आपने बता दिया है, क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम ऑफ द गैस इज बिकमिंग जीरो, विच इज बेसिकली द मीनिंगलेस, जहां पे आपका फेज चेंज हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, गे-लुसेक लॉ। बच्चे इसको इस नाम से ज्यादा जानते हैं, है ना? ठीक, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं हमें? ये भाई साहब कह रहे हैं कि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स और वॉल्यूम को अगर आप कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, और ले देकर वही घिसी पिटी बात कि P इज इक्वल टू KT है, यानी कि अगर हम लॉग ले लें तो log P इज इक्वल टू log K प्लस log T, है ना? क्या कहते हो? एकदम बराबर बोला मैंने? ओके, तो अब इसके कुछ ग्राफ्स हैं, ग्राफ से याद करिए जाए। P वर्सेस T, तो P और T आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि कर्व आपका ऐसा बनेगा स्ट्रेट। P वर्सेस 1/T, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। P/T, तो P/T तो कांस्टेंट था ना, यानी कि ये log P वर्सेस log T, log P वर्सेस log T, यानी कि स्लोप प्लस का है और साथ में इंटरसेप्ट log K है। तो कुछ ऐसे ही कर्व हम लोगों ने चार्ल्स लॉ में देखे थे, और कुछ ऐसे ही कर्व हम लोगों ने यहाँ पर गे-लुसेक लॉ में देखे। फर्क इतना था कि वहां पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट कमिंग अप इज द एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होते हैं। भाई जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर हम लोग लेकर चलते हैं 6.022 into 10^23, यानी कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि वॉल्यूम चाहे नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हो चाहे वॉल्यूम तुम्हारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर हो, बात एक ही है। किसके हिसाब से? एवोगैड्रोस लॉ के हिसाब से। एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए, इक्वल वॉल्यूम of all gases under the same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules। तो इसके चलते V1 upon N1 is equal to V2 upon N2। अब देखो, आप लोगों ने सबसे पहले बॉयल्स लॉ पढ़ा जिसमें वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर था, फिर चार्ल्स लॉ पढ़ा जिसमें वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, फिर आपने एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा जिसमें वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब भाई इन तीनों को अगर आप मिला दोगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P आएगा, यानी कि PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT आएगा। और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आता है, और अब जो कांस्टेंट आया वो R है, R का मतलब गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यूज 3 से 4 होती हैं, ये आप याद रखना। बेसिकली ये क्यों याद रखना है, कभी कभार क्वेश्चंस में भी दी जाती हैं, लेकिन आप याद भी रखो क्योंकि काम आ सकती है। लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल है तो 0.0821 होगा, जूल पर केल्विन पर मोल में डील कर रहे हैं तो 8.314 होगा, बार डेसीमीटर क्यूब है तो 0.083 होगा। तो यूनिट के हिसाब से हमें आर की वैल्यू को रखना पड़ता है। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर मास एंड द डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है वो PV इज इक्वल टू nRT है। यहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम को अगर हम नीचे ले जाएं और मॉलिक्यूलर मास को हम ऊपर ले जाएं तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, रो से सिग्निफाई करते हैं, यानी कि हमारा जो डेंसिटी है वो क्या आ गया, PM अपॉन RT।
PM इज ऑलवेज राइट। PM अपॉन RT। P प्रेशर है, M मोलर मास है, याद रखना M इज द मोलर मास, और जो W था वो मास इन ग्राम था। R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है इन केल्विन। तो ये डेंसिटी और प्रेशर या टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप है, या मोलर मास के बीच में रिलेशनशिप है। अब इस पर बेस्ड, गैसियस लॉ पर बेस्ड, देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक ये रिलेशनशिप पढ़ी, PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ ली, एवोगैड्रोस लॉ पढ़ लिया, आपका गेलुसैक लॉ पढ़ लिया, और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ पर बेस्ड हमने ये क्वेश्चन एक अभी सॉल्व किया है, शिप वाला। उसके बाद अब एक क्वेश्चन ये है, एन आयरन सिलेंडर कंटेन्स हीलियम एट अ प्रेशर ऑफ 250 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपका जो प्रेशर है वो 250 किलो पास्कल है, और जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है। द सिलेंडर कैन विथस्टैंड अ प्रेशर ऑफ दिस। सिलेंडर के पास इतनी हैसियत है, इतनी औकात है कि 10⁻⁶ पास्कल तक ये झेल सकता है। The room in which the cylinder is placed catches fire. Boom. So predict whether the cylinder will blow up before it melts or not. Melting point of cylinder दिया गया है, यानी कि आपको T2 1800 केल्विन दिया है, P2 आपको पता नहीं है। P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर, मतलब इन वैल्यूज को रखेंगे यहाँ पे, एंड जो आपका प्रेशर आएगा वो आएगा 1500 किलो पास्कल। जो आपका सिलेंडर विथस्टैंड कर सकता है दैट इज 10⁻³ किलो पास्कल, यानी कि 1000 किलो पास्कल, है ना। इतना विथस्टैंड कर सकता है, लेकिन जो प्रेशर आ रहा है बेटा वो 1500 किलो पास्कल आ रहा है। इसका मतलब ये बूम, इट विल ब्लो अप, द सिलेंडर विल ब्लो अप, आप बचा नहीं पाएंगे। अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो उसका एक सेपरेट वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग बोर भी नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर बजाती है। कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग।